अपने प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमने जो पहला टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था बाल विकास। और बाल विकास के बाद में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उसमें से मैंने जो सेकंड जो टॉपिक उठवाया था वो पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग थे। उसमें से आज हम पियाजे की चर्चा करेंगे। पियाजे हमारे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के विकास सिद्धांत है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया? तो पियाजे ने दिया। ठीक है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने? वाइगोत्स्की ने दिया। और सामाजिक और नैतिक विकास सिद्धांत किसने? तो वो दिया हमारे कोहलबर्ग ने। ठीक है। अगर हमने बात की थी विकास एवं सबसे पहले हमने बात की थी विकास एवं वृद्धि की। तो विकास में हमने बात की थी कि विकास हमारे चारों पक्षों से सम्मिलित रूप होते, चारों पक्षों से मिलकर बना हुआ था। शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और सामाजिक। मानसिक जो विकास है हमारा उसको हम संज्ञानात्मक भी बोल सकते हैं, ज्ञानात्मक भी बोल सकते हैं। लेकिन जो हमारा सामाजिक विकास है उसको हम नैतिक विकास से संबंधित करते हैं। तो हमारा नैतिक विकास किसने दिया? वो हमारे कोहलबर्ग ने दिया। किसने दिया? कोहलबर्ग ने दिया। तो इसलिए हम संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को ज्ञानात्मक विकास सिद्धांत भी कह सकते हैं, विकास का क्रमबद्ध सिद्धांत भी कह सकते हैं और आनुवंशिक ज्ञान मीमांसा भी कह सकते हैं। पियाजे पियाजे स्विस के वैज्ञानिक थे और उन्होंने जो विकास की जो अवस्थाएं बताई थी वो 4 अवस्थाएं बताई थी और उन्होंने अपने ही बच्चों पे प्रयोग किए थे। और जब उन्होंने अपने बच्चों पे प्रयोग किए थे तब उन्होंने ये जाना था कि एक उन्होंने जो 4 स्टेजेस दिए थे कि किस उम्र तक बच्चे का कितना विकास हो जाता है। तो हम बात करें पियाजे की। तो पियाजे का कहना था कि जब भी बच्चा पैदा होता है तो वह अपने साथ कुछ अपनी बच्चा नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि बच्चा खुद की क्रियाएं करता है। बच्चा बहुत से गुणों के साथ पैदा होता है। तो जीन पियाजे के अनुसार जन्म के कुछ समय तक बालकों के द्वारा जो किया जाने वाला जो व्यवहार होता है वो संज्ञानात्मक श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि वह व्यवहार अर्थहीन होता है। उन्होंने बोला कि बच्चा संप्रदाय का निर्माण करता है। उन्होंने बच्चे को एक नन्हा वैज्ञानिक बताया, सक्रिय निर्माता बताया, रचनावादी बताया। उन्होंने कहा कि बच्चा खुद निर्माण करता है, बच्चे खुद के भविष्य का खुद निर्माता होता है, खुद ज्ञान निर्माता होता है। क्योंकि जैसे जैसे बच्चा परिपक्व होता है वह अनुभवों के माध्यम से जो वातावरण में उपस्थित जो उद्दीपक होते हैं उनके बारे में उनके अंदर एक समझ पैदा कर लेता है। और जब जब वह उस समझ को पैदा करता है तो उस समझ को ही मनोविज्ञान की भाषा में हम संज्ञान कहेंगे। समझ गए कि जब सबसे पहले जब बच्चा परिपक्व होता है तो जब बच्चा परिपक्व होता है तो जब वो अनुभव हो जाता है उसको अनुभव से वो सामाजिक अंत्यक्रिया करता है। और अंत्यक्रिया जब वो समाज से कर लेता है तो जो समाज में उद्दीपक होते हैं उन उद्दीपकों के समझ से वह अपने एक अंदर एक समझ पैदा कर लेता है। और उस समझ को हम मनोविज्ञान की भाषा में संज्ञान भी कह सकते हैं और ज्ञानात्मक भी कह सकते हैं। इसलिए हम इसको ज्ञानात्मक सिद्धांत भी कह सकते हैं और संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कह सकते हैं। कुल मिला के हम ये कहना चाहेंगे कि परिपक्वता, अनुभव, सामाजिक अंत्यक्रिया। अगर कभी भी हमारे क्वेश्चन में आता है कि निम्न में से पियाजे से संबंधित नहीं है और हमें वहाँ 3 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और हमें ये ऑप्शन नहीं दिया जाता है, तो ये तीनों ऑप्शन जो होंगे हमारे पियाजे के सिद्धांत में सम्मिलित होंगे। यानी कि सिद्धांत कहते हैं कि परिपक्वता के बाद में बच्चा अनुभव होता है, अनुभव के बाद में बच्चा सामाजिक अंत्यक्रिया करता है और सामाजिक अंत्यक्रिया के पश्चात जो उसके आसपास जो उद्दीपक होते हैं उन उद्दीपकों से वो अपने अंदर एक समझ पैदा करता है। और जब वो समझ पैदा करता है उस समझ को ही उस संज्ञान कहा जाता है। नॉर्मल सी बात मैं आपको कहना चाहूँ तो बच्चा स्वयं के वातावरण के बारे में अंदर ज्ञान, अवबोध या समझ का विकास करता है। उसके आधार पर ही वह ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन इन सभी प्रक्रियाओं में लास्ट में मूल्यांकन तक पहुँच पाता है जब बच्चा अपने अंदर एक समझ पैदा कर लेता है। ठीक है। संज्ञान हमारे जीवन में क्यों उपयोगी है? संज्ञान हमारे जीवन में इसलिए उपयोगी है क्योंकि जब हम पियाजे ने जो शब्दावली यूज़ की है उसके एक एक शब्द का जो हम मतलब समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि संज्ञान क्यों ज़रूरी है। संज्ञान का उपयोग संज्ञान हमें समायोजन करने में सहायक होता है, आत्मसात्करण करने में सहायक होता है, तर्क व चिंतन करने में। और जो मेन चीज़ है वो संज्ञान हमारे मानसिक तर्क, प्रत्यक्षीकरण, चिंतन, तर्क, कल्पना, समस्या समाधान की जो क्षमताएं होती हैं वो हमारे संज्ञान से ही होती हैं, वो हमारी संवेदनाओं से ही होती हैं। ठीक है। बात करें हम पियाजे,
तो प्याजे ने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा। उन्होंने कहा कि बच्चा हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है, बच्चा खुद से रचनावादी है, और रचनावादी को अपन जोड़े तो एनसीएफ में कहा भी गया है कि क्रिया करवा के, ठीक है, और क्रिया करके ही बच्चा जितना अच्छा सीख पाता है उतना अच्छा शायद बच्चा किसी भी चीज़ से नहीं सीख पाता। मगर छोटे बच्चों को पढ़ाने बैठेंगे तो शायद वो उतना अच्छा कभी नहीं सीख पाएगा जितना वो क्रियाकलापों से सीखेगा, ठीक है। इसके बाद हम प्याजे की, यहाँ तक कि हमने बात कर ली परिपक्वता, अनुभव, सामाजिक संतुलन। संतुलन, संतुलन क्या होता है? अब मेरी बात सुनो। जब बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया करता है, जब बच्चे परिपक्वता से अनुभव ग्रहण करके सामाजिक अंतःक्रिया को ग्रहण करता है, जब उसकी वो एक अपनी समझ जो पैदा करता है, तो वो उसकी जो अंदर की समझ होती है, उसकी जो बाह्य की समझ जो होती, जो बाह्य वातावरण में उस चीज़ के प्रति जो समझ होती है, और उसके अंदर उस चीज़ की जो समझ होती है, उसके मध्य वो एक संतुलन स्थापित कर लेता है, ठीक है। उसे हम कहते हैं संतुलन, ठीक है। संतुलन अनुकूलन और संगठन दो से मिलकर बना है। अनुकूलन का मतलब क्या होता है? जिस परिस्थिति में हम रहने लग जाएं, जिस परिस्थिति को हम एडॉप्ट कर लें, हम उसमें आराम से, उसको ही अनुकूलन कहते हैं। संगठन किसी किसी मानसिक, जो हमारे दिमाग में जो संरचनाएं होती हैं, हम उनको याददाश्त के रूप में इकट्ठा करते जाते हैं, इकट्ठा करते जाते हैं, वो हमारे दिमाग में संगठित रह जाती हैं एकदम, ठीक है। उसको हम संगठन कहेंगे। अनुकूलन हमारे मानसिक संरचनाओं में दो प्रकार से होता है, आत्मसात्करण और समायोजन। अब आत्मसात्करण और समायोजन को हम पढ़ेंगे कैसे। आत्मसात्करण का मतलब है कि कोई भी चीज़ है, माना मुझे साइकिल चलानी आती है, और जब मुझे साइकिल चलानी आती है तो मैं बाइक को आराम से चला लूँगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मेरा जो पूर्व जो ज्ञान था वो मेरे नए ज्ञान में ऐड हो गया, और मुझे उसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरा जो पुराना ज्ञान था उससे मेरा काम चल गया और मैंने उसका आत्मसात्करण कर लिया। लेकिन समायोजन कब होता है? समायोजन तब होता है तब जो हमारा पुराना ज्ञान होता है हमें उनमें कुछ परिवर्तन करना होता है, ठीक है, जब हम उसको कहेंगे समायोजन। मैं आप सरल सी भाषा में अपन समझें तो मान लो एक एरोप्लेन ऊपर उड़ रहा है, तो किसी पेरेंट्स ने अपने बच्चे को बताया कि वो एरोप्लेन है, ठीक है। अगले दिन जब वो बच्चा आसमान में देखता है तो वो देखता है कि एक कौवा उड़ रहा है, तो वो बच्चा अपनी मम्मा को बोलता है, मम्मा देखो एरोप्लेन एरोप्लेन, ठीक है। उस टाइम जो उस बच्चे का जो संतुलन था, उसकी जो समझ थी, वह बाह्य वातावरण से थोड़ी भिन्न थी। उसने जो अपने अंदर, मन के अंदर जो जचा रखा था वो यही था कि आसमान में उड़ने वाली हर चीज़ क्या है? एरोप्लेन। लेकिन ऐसा नहीं था। तब उसका संतुलन गड़बड़ाया, क्योंकि उसके सामने नई स्थिति पैदा हुई। नई स्थिति पैदा होते वो असंतुलन में हो गया। तब उसके मम्मी पापा आए और उन्होंने उसको समझाया, जो उसके जो डिफरेंस थे वो उसको बताया कि बोल देखो बेटा ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसमें ये फ़र्क होता है, इसमें ये कुछ चीज़ें उसके, एक बार उसको जोर आया थोड़ा, लेकिन वो चीज़ों को समझ गया, यानी कि उसने वहाँ पे क्या कर लिया? समायोजन कर लिया, ठीक है। तो प्याजे कहते हैं, प्याजे की जो, इसमें हमने जो नॉर्मल जो चीज़ें पढ़ी हैं, प्याजे ने किन किन एलिमेंट्स का प्रयोग किया? तो परिपक्वता, अनुभव, सामाजिक अंतःक्रिया और संतुलन। संतुलन में उन्होंने अनुकूलन और संगठन को बताया। अनुकूलन किन से मिलके? आत्मसात्करण समय। आत्मसात्करण का मतलब मैं आपको बता चुकी, हमारे पुराने ज्ञान, जब हम नया ज्ञान अर्जित कर रहे हैं तो हमारे पुराने जो ज्ञान है वो जो क्या तो काम आ जाए, हमें उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना पड़े, तो हम उसको आत्मसात्करण करेंगे। जबकि समायोजन, जब हमारा जो पुराना ज्ञान है वो पूर्ण रूप से काम नहीं आता और उसमें हमें कुछ नया ऐड करना हो, तो उस टाइम हम क्या करते हैं? हम समायोजन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हम समायोजन कर लेते हैं। संज्ञान एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, इसको हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये सब में एक जैसे होगी, नहीं। किसी की जो तर्क की क्षमता होती है अच्छी होती है, किसी की चिंतन करने की अच्छा होता है, किसी का कल्पना स्तर अच्छा होता है, किसी की प्रत्यक्षीकरण क्षमता अच्छा होती है, किसी का समस्या समाधान अलग अच्छा होता है। तो इसको नॉर्मली भाषा में हम कह सकते हैं कि अगर संज्ञान की हम बात करें, विशेषताओं की बात करें, तो संज्ञान एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है, एक मानसिक अनुभव है। इसमें अनेक योग्यताएं कार्य करती हैं, जैसे हमारे प्रत्यक्षीकरण, चिंतन, तर्क, कल्पना, समस्या और समाधान, ठीक है। अब जो इन्होंने कुछ शब्द दिए, जो शब्द इन कभी क्वेश्चंस में डायरेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में,
और इनडायरेक्टली भी पूछ लिए जाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे मानसिक संरचनाओं के संगठन को हम क्या कहेंगे, तो उसमें 4 ऑप्शन, और उसमें एक ऑप्शन स्कीमा भी दिया हुआ होता है, तो उस टाइम जो हम ऑप्शन कहेंगे वो है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? स्कीमे का अर्थ क्या होता है? स्कीमा स्कीमा होता है कि लंबे समय के याददाश्त में सूचना के जो संग्रहित पैकेट्स होते हैं, जो हमारे दिमाग में लंबे टाइम से हमने जो याददाश्त के रूप में जो दिमाग में जचा रखा है, वो जो पैकेट्स होते हैं, पैकेट्स का मतलब जो कुछ हमारे दिमाग में सेट है, उन सबको हम क्या कहेंगे? स्कीमा। ठीक है। स्कीमा पियाजे के सिद्धांत में एक इम्पोर्टेंट वर्ड है, एक शब्दावली के रूप में मैं इसको कह सकती हूँ। इसको डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है और डायरेक्ट यहाँ से भी पूछ लिया जाता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कभी डायरेक्ट नहीं आता। यहाँ से क्वेश्चन आपको उदाहरण के तौर पे मिलेगा कि जैसे एक बच्चा है, उसको उसके पेरेंट्स ने दिखाया कि ये वाइट कलर का कुत्ता है, अगले दिन ब्लैक कलर का कुत्ता है, तो बच्चा समझ नहीं पाया कि वो क्या है। ठीक है, क्योंकि वो इसलिए नहीं समझ पाया क्योंकि उसको इतना ही बताया कि वाइट कलर का, ये वाइट कलर का कुत्ता है, उसकी समझ वहाँ तक ही सीमित थी। उसको ये नहीं पता कि ये क्यों है, ऐसा क्यों है, लेकिन उसकी समझ उतनी ही थी कि ये वाइट कलर का कुत्ता है और कुत्ते सभी वाइट कलर के होते हैं। ठीक है, लेकिन उसको फिर समझाया गया तो उसने वहाँ पे समायोजन कर लिया। यानी कि जब हमारा पुराना ज्ञान पूर्ण रूप से काम ना कर हमें कुछ नई चीज़ें उसमें ऐड करनी हो, तो हम उसको क्या कहेंगे? समायोजन। ठीक है, समायोजन। तो ज्ञान विषय के संपर्क की बात होगी। एक बार फिर से, आत्मसातकरण, जब भी व्यक्ति किसी नवीन परिस्थिति के संपर्क में आता है तो सबसे पहले वह अपने जो पूर्व प्रतिरूप के आधार पर उसका व्यवहार हो जाता है, इसे ही आत्मसातकरण कहते हैं। ठीक है। समायोजन, समंजन, नवीन परिस्थिति में आने पर पूर्व प्रतिरूप के आधार पर किया जाने वाला व्यवहार यदि असफल हो जाता है और उसको नवीन सूचनाओं के आधार पर पूर्व ज्ञान में शामिल किया जाता है, तो उसको हम कहेंगे समंजस। ठीक है। अब हम आते हैं पियाजे की 4 अवस्थाओं पे, जो अवस्थाएं उन्होंने दी थी। क्वेश्चन ज़्यादातर यहाँ से भी उठता है, लेकिन क्वेश्चन वहाँ से भी उठता है। अगर यहाँ से क्वेश्चन उठता है तो क्वेश्चन सीधा उठता है, और अगर वहाँ से क्वेश्चन उठता है तो थोड़ा सा कंसेप्चुअल उठता है कि हमें चीज़ें याद करनी चाहिए, हमें अपने आस पड़ोस में देखना चाहिए कि 2 से 7 वर्ष का मनोवैज्ञानिक, हम मनोविज्ञान हम तभी ज़्यादा सही कर सकते हैं जब हम हमारा खुद का थोड़ा बहुत कुछ ज्ञान लगाएंगे वहाँ पर। ठीक है। अब हम बात करते हैं पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक की 4 अवस्थाएं। ठीक है। तो कभी कभी 4 अवस्थाएं सीधी भी पूछ ली जाती हैं, और कभी कभी हमें ऐसा बता दिया जाता है कि बच्चा ये काम कर रहा है तो ये कौन सी अवस्था में आएगा, और इस टाइप से भी पूछ लिया जाता है। तो पियाजे ने विकास के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बच्चे का जो विकास है वो 4 अवस्थाओं में होता है। तो जो पहली अवस्था बताई थी वो बताई थी संवेदी पेशी अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष की थी। दूसरी अवस्था बताई थी पूर्व सक्रियात्मक की अवस्था, तीसरी बताई थी मूर्त सक्रियात्मक की अवस्था, और चौथी अवस्था बताई थी अमूर्त सक्रियात्मक की अवस्था। क्या कहना चाहते थे पियाजे? पियाजे कहना चाहते थे कि जब बच्चा 0 से 2 वर्ष का होता है तो वो उसका भाषाई विकास या मानसिक विकास इतना नहीं हो जाता है कि वो अपनी संवेदनाओं को बोलकर प्रकट करे। ठीक है, ऐसा नहीं होता। बच्चा अपने इंद्रियों यानी कि अपने सेंसों के द्वारा प्रकट करता है। पियाजे का कहना था कि बच्चा जब छोटा होता है, जब उसको भूख लगती है तो वो रोकर ये बताता है कि मुझे भूख लग रही है। उस टाइम उसके माता पिता उसका जो भी खाने का होता है वो उसको पिलाते हैं, खिलाते हैं। तो वो उसने अपनी सेंसेस का काम किया, अपने इंद्रिय का काम किया, अपनी संवेदी पेशियों का काम किया। ठीक है, समझ गए होंगे आप। जैसे बच्चों पे प्रकाश का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, अंधेरे का फ़र्क पड़ता है। अंधेरा होता है, बच्चा डरता है तो बच्चा रोता है। ठीक है, वहाँ बच्चों ने किसका प्रयोग किया? अपने इंद्रियगामिक, जो अपने 5 सेंसेस थे उनका प्रयोग किया। ठीक है, जैसे बच्चा छोटा होता है, क्या करता है? उँगलियाँ चूसता है। ठीक है, जो चीज़ उसके हाथ में आनी चाहिए उसी को वो चूसने लग जाता है। ये क्या होती है? ये उसकी सारी वही क्रिया होती हैं जो वो अपने सेंसेस से करता है। इसलिए इसको संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं। 0 से 2 वर्ष का जो बच्चा होता है वो अपने कार्य इंद्रियों से करता है। ठीक है, अब इसमें बात करें इंद्रियगामक अवस्था में। जब बच्चा जन्म से पैदा होता है, उससे 30 दिन तक वो प्रतिवर्ती क्रिया ही कर पाता है। ठीक है, उसके बाद जब बच्चा 1 माह से 4 माह का होता है तो बच्चा क्या करने अनुकरण करने लग जाता है। ठीक है,
तो तब बच्चा अनुकरण का मतलब होता है कि बच्चा किसी एक चीज़ पे या वाणी पे फ़ोकस करने लग जाता है। उसको लगता है कि हाँ, वहाँ से आवाज़ आ रही है। वो खुद का दिमाग लगाने की कोशिश करने लग जाता है। उसको लगता है जब हम आ भी करते हैं तो वो देखता है कि इनमें से किसने आ बोला है। मेरा मतलब है कि बच्चा उन चीज़ों को देखने की कोशिश करता है और धीरे-धीरे उनका इमिटेशन यानी कि अनुकरण करने की कोशिश करता है। ठीक है? इस उम्र में जो बच्चा होता है, वो अनुकरण करने लग जाता है। गत्यात्मक, इंद्रियात्मक, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार को हम समझ सकते हैं कि मान लो कोई बच्चा है, आप कभी ऐसा करके देखना कि आप बच्चे को एक बार कोई टॉयज़ दिखाना और उस टॉयज़ को वहाँ पे रख देना, ठीक है? और आप उस टॉयज़ के आगे खड़े हो जाना। अगर वो बच्चा छोटा है, देखना वो बच्चा भागा भागा तो उससे क्या ही जाएगा, गुड़लिया-गुड़लिया चल के आएगा और आप खड़े होगे तो आपकी टाँगों के बीच में से निकल जाएगा। लेकिन वो रिमोट है या वो टॉयज़ है, कुछ भी चीज़ है, वो उसको लेके एक बार ज़रूर रहेगा। ठीक है? समझ रहे हो ना मेरा मतलब? कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करता है, उसको इतना हो जाता है कि मुझे वो लेना ही है और वो उसको लेने के लिए चाहे वो आपके साइड में से जाए और जब आखिर में वो रोने लग जाएगा लेकिन वो उसको लेके ही रहेगा। ये ऐसा नहीं है उसकी प्रवृत्ति ज़िद्दी होती है, नहीं, वो लक्ष्य निर्देशित व्यवहारों को करने लग जाता है। ठीक है? बच्चा इस समय उद्देश्यपूर्ण कार्य करने के लिए उत्सुक रहता है, ठीक है? उसको लगता है कि मुझे ये काम अब करना ही है। उसको नहीं पता क्या सही होता है, क्या गलत होता है, उसमें इतनी समझ विकसित नहीं हुई होती। लेकिन बच्चे के अंदर बच्चों की अगर भाषा में कहें तो टॉयज़ या कोई भी छोटी जो चीज़ें होती हैं, उनको लेने के लिए वो उनकी नज़रों में उसको अपन उद्देश्यपूर्ण क्रिया कह सकते हैं, ठीक है? 12 से 18 माह का जो बच्चा होता है, वो प्रयास व त्रुटि के माध्यम से जानने की कोशिश करने लग जाता है, क्योंकि इस समय बच्चे में उत्सुकता अभिप्रेरक हो जाता है, जिसके कारण बालक ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं के संपर्क में जाकर उनसे स्पर्श करके और समझने की कोशिश करे। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जब हमने पढ़ा था, तो हमने वहाँ भी यही देखा था कि बार-बार प्रयास करने के बाद जब वो उसके टुकड़ा हाथ लग जाता है, तो ऐसे ही बच्चा करता है कि बच्चा बार-बार एक चीज़ को करता है। जब एक बार वो चीज़ सही हो जाती है, तो बच्चा उसके प्रति अनुबंधित हो जाता है कि हाँ, इस काम को मुझे ऐसे करना है। नेक्स्ट दिन आप देखना, वो बच्चा उस काम को सीधा डायरेक्ट जाके कर देगा। ठीक है? ये होती है हमारी संवेदी पेशी अवस्थाएँ। संवेदी पेशी अवस्थाएँ, वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है बच्चे के अंदर। जब ये स्टार्टिंग में नहीं आता, लेकिन जैसे-जैसे 0 से 2 वर्ष यानी कि जब हम 18 महीने से 24 महीने के बीच में होते हैं, तो हमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। वस्तु स्थायित्व की हम परिभाषा समझें कि मान लो आपने बच्चों को कोई चीज़ दिखा दी, ठीक है? और फिर दिखा के आपने उस चीज़ को छुपा दिया। ऐसा नहीं कि वो चीज़ उस बच्चे के तब भी याद रहेगी, लेकिन उस चीज़ को वो बच्चा कभी भी याद कर सकता है, ठीक है? मतलब वो बच्चा उस चीज़ को कभी भी याद कर सकता है, उसके वो चीज़ याद रहेगी कि हाँ, ऐसी कोई चीज़ थी जिससे मैं खेल रहा था और अब वो मुझे नहीं दिख रही है, ठीक है? हालाँकि वो उसका जो भाषाई विकास तो वो इतना नहीं हो पाता, वो ऐसे बोल नहीं पाता है, लेकिन हाँ, जब हम उसके आस-पास रहते हैं तो उसकी जो सांकेतिक जो भाषाएँ होती हैं, उनको हम समझ जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि बच्चा संवेदी पेशी अवस्थाओं के गुण अगर हम देखें, तो बच्चा गत्यात्मक होता है यानी कि गतिविधियाँ करता है, इंद्रियगामक होता है यानी कि अपने सेंसर का काम करता है, भूख लगी है तो भी वो रोता है और अगर छोटा बच्चा सुसु भी कर लेता है, अगर वो गीला हो जाता है तो भी वो रोकर ही बताता है और अगर मान लो अंधेरा हो गया तो भी वो रोकर ही बताएगा। तो बच्चा अपने सेंसर का उपयोग करता है, इसलिए इसको सेंसरी मोटर भी अवस्था भी स्टेज भी बोलते हैं, ठीक है? अनुकरण, बिल्कुल बच्चा अनुकरण करता है, ये तो मतलब इसमें तो कोई बताने वाली बात ही नहीं है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार को अगर हम समझे तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आप बच्चे को कभी देखना, आप ट्राई करके देखना कि बच्चे को आप अच्छा सा टॉयज़ दिखाना और दिखा के और उस टॉयज़ के आगे खड़े हो जाना, फिर देखना चाहे वो आपकी टाँगों के नीचे से निकले, चाहे आपको साइड में करके निकले, वो बच्चा ज़रूर निकल के जाएगा वहाँ से, ठीक है? संवेदी पेशी अवस्थाएँ, ये अवस्थाएँ हमारी यहीं पे पूरी होती हैं, उसके बाद में हम आएँगे हमारी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था पे। कौन-सी अवस्था? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था की अपन बात करें, तो ये अवस्था होती है वो होती है 0 से 2, ये होती है 2 से 7, ठीक है? पूर्व सक्रियात्मक मतलब सक्रिय होने से पहले की, ठीक है? सक्रिय होने से पहले की यानी कि तर्क से पहले की अवस्था। जब तर्क से पहले की अवस्था है तो हम इसको कह देंगे तर्कहीन अवस्था। कौन-सी अवस्था? तर्कहीन अवस्था। इस अवस्था में बच्चा तर्क नहीं कर पाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं तर्कहीन अवस्था, ओके? उसके बाद अब 0 से 7 वर्ष का बच्चा है, स्कूल जाने लग गया, ठीक है? यहाँ तक भी ठीक है।
लेकिन अब हम देखेंगे कि बच्चा किन किन चीज़ों की ओर जा रहा है, ठीक है। तो अब आप कभी भी अपने घर में देखना या अपने बच्चों में देखना, किसी में भी देखना, जैसे छोटे बच्चों की लगती है, तो जिस चीज़ की उससे उसके लगती है हम उसको मारते हैं, बच्चा खुश हो जाता है। क्यों हो जाता है खुश? क्योंकि बच्चों को लगता है कि सभी चीज़ें जीवित हैं। उसे सजीववादिता का गुण होता है, उसको नहीं पता कि क्या निर्जीव है क्या सजीव है। उसको लगता है एरोप्लेन, गाड़ी, मोटरसाइकिल, ये फर्श, चेयर, टेबल, ईटीसी जो भी चीज़ें हैं जिनसे उसके लगती है, अगर आप उसको मार दोगे तो वो खुश हो जाता है, उसका दर्द वहीं पे ख़त्म हो जाता है। क्योंकि उसको लगता है कि मेरे दर्द हो गया तो इसके भी दर्द हो गया। लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये अभी निर्जीव है, यानी कि उसमें निर्जीव और सजीववाद का गुण, उसमें सजीववाद का गुण होता है। उसको लगता है कि सारी चीज़ जीवित है और सबके जैसे दर्द, जैसे मेरे दर्द होता है वैसे ही सब चीज़ों के दर्द होता है, ठीक है। तर्कहीन अवस्था के साथ साथ, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे का चिंतन तो प्रारंभ हो जाता है लेकिन तर्क करने की क्षमता उत्पन्न नहीं होती। अब चिंतन कोई बड़ी चीज़ों के लिए नहीं होता, चिंतन बस खुद की ही चीज़ों के लिए, कोई टॉयज़ के लिए हो गया, किसी चीज़ के लिए हो गया, ऐसा हो जाता है, ठीक है। इस अवस्था में भाषा विकास प्रारंभ होने के कारण बालक भाषा के माध्यम से अपने विचारों को प्रस्तुत करना प्रारंभ कर देता है। भाषा विकास प्रारंभ हो जाता है, हुआ तो नहीं है, भाषा विकास स्टार्ट हो जाता है। हमको भी पता है जब बच्चा 2 साल का होता है तो वो कुछ कुछ चीज़ें ढंग से बोलने लग जाता है, लेकिन वो पूरा वाक्य नहीं बोल पाता है। हमें खुद उसको समझना पड़ता है कि वो बोले पा पा, तो हम उसको पानी दे देते हैं। जाऊँ जाऊँ तो उसका मतलब होता है मैं भी जाऊँ। तो हम उसको क्या करते हैं कि हम खुद उसकी भाषा को समझने लग जाते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं कि इसमें भाषाई विकास भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन इस समय जो ये जो होता है, इस समय क्या होता है, बच्चा सामाजिक होने की ओर होता है। इस समय बच्चा बाहर के बच्चों के साथ खेलना स्टार्ट कर देता है, यानी कि बच्चा दूसरों के संपर्क में आने लग जाता है। और जब बच्चा दूसरों के संपर्क में आने लग जाता है तो वो भारी ज्ञान को अर्जित करने लग जाता है। और जो बच्चा बड़ा होता है, जो बच्चा बुद्धिमान होता जाता है, ठीक है। जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चा जिस बुद्धि के साथ पैदा होता है, जो वो बड़ा होगा, जो वो बुद्धिमान होता जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम बात करें इकोसेंट्रिज्म, आत्म केंद्रिता का भाव होता है बच्चे के अंदर। किसका भाव होता है? आत्म केंद्रिता का मतलब, आत्म केंद्रिता का मतलब होता है कि बच्चे को लगता है कि जो भी है इस सृष्टि में, पृथ्वी में, जो भी सब कुछ मेरे इर्द गिर्द है, और सब उसको लगता है कि सब बस मतलब मैं ही सब कुछ हूँ, ठीक है। उसको लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, इर्द गिर्द जो भी चीज़ें चल रही हैं वो सब मेरे लिए चल रही हैं। ये चांद भी मेरे साथ चल रहा है, देखो मैं चल रहा हूँ तो सूरज भी मेरे साथ साथ चल रहा है, ये रात भी मेरे लिए, ये तारे भी मेरे लिए हैं। अब मैं चल रहा हूँ तो उसको लग रहा है कि जैसे पीछे से कोई आ रहा है वो भी मेरे लिए आ रहा है। मतलब आत्म केंद्रिता का भाव होता है, बच्चे को लगता है कि जो भी कुछ हो रहा है वो मेरे लिए हो रहा है, मतलब वो खुद को बहुत इंपॉर्टेंट समझता है उस टाइम, ठीक है। उसको लगता है कि सब कुछ सिर्फ मेरे लिए है। संरक्षण, ठीक है। संरक्षण की बात ये कि बच्चे के दिमाग में चीज़ें तो रहती हैं लेकिन वो लंबे समय तक नहीं रहती, वो एकत्रित नहीं कर पाता है उन चीज़ों को, ठीक है। यहाँ वो प्लस माइनस तो सीख जाता है, उसको प्लस माइनस सब कुछ आने लग जाता है। सिर्फ उसको इतना ही आता है कि ये ऐसे प्लस होता है, ऐसे माइनस होता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि ये प्लस क्यों होता है, ये माइनस क्यों होता है, आखिर ऐसा क्यों होता है। जैसे मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँ तो 2 तिया 6, लेकिन अगर आप इसको 3 × 2 = 6 लिख दोगे तो बच्चा उस चीज़ को नहीं कर पाएगा, ठीक है। दूसरा, अपलटावी गुण होता है बच्चे के अंदर। अपलटावी को हम कह सकते हैं कि जिद्दी प्रकृति का होता है। बच्चे को लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो ही सही है, उसके नज़रिए में वो ही सही होता है, वो दूसरों की योग्यता को नहीं समझ पाता है, ठीक है। वो जो उसको लगता है कि मैं जो करूँगा वो सही होगा, मैं जो बोल रहा हूँ वो एकदम सही है, ठीक है। अब हमने संरक्षण को समझ लिया, तर्क से पहले की अवस्था, आत्म केंद्रिता, संरक्षण। संरक्षण, बच्चों मान लो हमने बच्चों को 2 गिलास दिए, एक गिलास लंबा है, एक थोड़ा सा, बराबर क्वांटिटी है इसमें, लेकिन फिर भी बच्चों को ये लगेगा कि जो बड़ा गिलास है उसी में ही ज़्यादा पानी है, जो चौड़ा गिलास है उसमें कम पानी है, इनकी उसमें भी संरक्षण का भाव अभी पूर्णतः नहीं हुआ। उसको पता है, उसको इतना नहीं पता, उसको यही लगता है कि जो चीज़ बड़ी है उसमें चीज़ ज़्यादा आएगी।
वो अभी मात्रा को नहीं समझने लगा है। मेरा मतलब है सिर्फ वो शेप्स देख रहा है, अभी मात्रा नहीं समझ पा रहा है। यानी कि उसका जो ध्यान है, केंद्रीकरण जो है वो एक ही चीज़ के साइड होता है, वो उसके सभी पक्षों को नहीं देख पाता है। उसको सही गलत का नहीं पता होता, उसको यही लगता है कि जो हो रहा है बस वो। अगर मान लो हमने उसको पेन दिखाया तो उसको नहीं पता कि ये पेन चलेगा या इसमें ब्लू इंक है, सिर्फ उसको ये कलर अच्छा लगेगा, वो सिर्फ एक ही चीज़ पे केंद्रित करेगा कि इस पेन की नीब, ये इस पेन का कैप कैसा है, ब्लू, कैसा है, ब्लू। सिर्फ वो इस चीज़ को इतना ही देखेगा। अपलटावी गुण संरक्षण, ठीक है। केंद्रीकरण, बच्चे का जो केंद्र एक ही साइड में होता है। मैं आपको फिर समझा, मान लो हमने बच्चों को पढ़ाया कि 2 + 3 5 होता है, लेकिन अगर आप बच्चों को ये कहोगे कि 3 + 2 कितना होता है, तो वो बच्चा नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसमें अपलटावी गुण होता है। उसको इतना ही आता है, केंद्रीकरण होता है, उसका एक ही साइड में पक्ष होता है, उसको इतना ही पता होता है कि 2 और 3 5 होता है, लेकिन उसको इतना ही पता है कि 3 और 2 भी 5 होंगे, क्योंकि उसको नहीं पता कि चीज़ें क्यों हो रही हैं। सिर्फ उसको इतना पता है कि 2 और 3 5 होता है, यानी कि उसको सभी पक्षों का नहीं पता होता, ठीक है। जैसे मैंने बता दिया कि आपकी जो स्कूल की दूरी है वो घर से 2 किलोमीटर की है, ठीक है। अब घर से तो स्कूल की किलोमीटर की दूरी 2 है, लेकिन अगर मैं उससे पूछूं कि अच्छा बताओ आपकी स्कूल की घर से दूरी कितनी है, तो वो बच्चा नहीं बता पाएगा, ठीक है। क्योंकि उसका जो ध्यान होता है वो एक ही साइड में होता है, वो सभी पक्षों को नहीं देखता, उसमें अभी इतनी तर्क करने की क्षमता नहीं होती। चिंतन तो प्रारंभ हो जाता है, लेकिन चिंतन जाते जाते प्रारंभ होता है, समझ गए ना। जाते जाते, जैसे ही ये प्रवस्था खत्म होगी चिंतन स्टार्ट हो जाएगा उसका। लेकिन केंद्रीकरण का मतलब आप समझ गए होंगे कि बच्चा एक ही पक्ष को देखता है, बच्चा का जो ध्यान होता है वो एक ही केंद्र पर रहता है। अगर उसको हम 2 और 3 5 कहेंगे तो 3 और 2 को 5 वो नहीं समझ पाएगा। और अगर हम कहें कि स्कूल से घर की दूरी 2 किलोमीटर है, तो बच्चा घर से स्कूल की दूरी को नहीं बता पाएगा। अपलटावी गुण हमने बता दिया कि बच्चे को लगता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो ही सही है, मतलब उसमें अपलटावी गुण होता है, एक जिद्दी जिद्दी टाइप से हम बोल सकते हैं। संरक्षण का मतलब ये होता है कि बच्चे को अभी चीज़ों को संरक्षित करना नहीं है, उसको अभी मात्राओं का ज्ञान नहीं हुआ है, उसको अभी शेप्स का ज्ञान नहीं हुआ, उसको नहीं पता है कि कम ज़्यादा क्वांटिटी क्या होती है। उसकी नज़र में सिर्फ इतना है कि जो गिलास बड़ा है उसमें ज़्यादा पानी आएगा, जो गिलास कम है उसमें, जो गिलास छोटा है उसमें कम पानी आएगा। उसको उनकी चौड़ाई और लंबाई से कोई मतलब नहीं है। ईगो सेंट्रिज्म, आत्म केंद्रिता का भाव होता है, यानी कि बच्चे को लगता है कि जो है वो सिर्फ मेरे लिए है, ये तारे, ये चांद, ये सूरज, इस दुनिया में सब कुछ मेरे इर्द गिर्द है। तर्क से पहले की अवस्था मैंने आपको बता दिया। सजीववाद मैंने आपको समझा दिया कि बच्चे को सारी चीज़ें सजीव मतलब जिंदा ही लगती है। उसको लगता है कि अगर मैं गिर गया और मम्मी ने फर्श को मार दिया तो वो रोते रोते चुप हो जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि ये इसके भी दर्द हो गया, ठीक है। ये होती है सजीववाद। तीसरी है हमारी मूर्त सक्रियात्मक की अवस्था, ठीक है। मूर्त सक्रियात्मक में क्या होता है, मूर्त मतलब मूर्त, यानी कि हम किसी चीज को देख पा रहे हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात को, किसी चीज को हम देख पा रहे हैं। जब हम किसी चीज को देख पा रहे होते हैं, ठीक है, जब हम उसको देख देख के ही उसके बारे में विचार कर पा रहे हैं, चिंतन कर पा रहे हैं, अगर वो वस्तु हमारे आसपास नहीं है तो हम उसका चिंतन नहीं कर पा रहे। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था हमारी 0 से 2, 2 से 7, ये होगी हमारी, सॉरी यहाँ पे 7 से 11, ठीक है। 7 से 11 की जो हमारी अवस्था होगी वो होगी हमारी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था को हम पढ़ें, इसमें जो ये सारे गुण थे, ये सारे गुण यहाँ बच्चा छोड़ना प्रारंभ कर देगा, ठीक है, समझ गए। यहाँ बच्चा संरक्षण को सिर्फ उसके आकार पे देखता था, उसको लगता था कि अगर बड़ा गिलास है तो उसमें ज़्यादा पानी आएगा, लेकिन यहाँ बच्चा उस चीज़ को समझने लग जाता है और बच्चे को इतना पता लगने लग जाता है कि अगर ये गिलास हो चाहे ये गिलास हो, अगर हमारे पास आधा गिलास पानी इसमें डाला है, आधा गिलास पानी इसमें डाला है, तो पानी दोनों ही गिलासों में बराबर होगा, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं बच्चा द्रव, भार, आयतन को समझने लग जाता है, बच्चा क्वांटिटी को समझने लग जाता है, ठीक है। तर्क शक्ति का ज्ञान हो जाता है बच्चों के अंदर, ठीक है। बच्चा वर्गीकरण करना प्रारंभ कर देता है। वर्गीकरण का मतलब है कि अगर हम बच्चे को मान लो पजल्स दे दिए, हमने उसको बोला कि आप इसमें ट्रायंगल एक साइड में करो, सर्किल एक साइड में करो, स्क्वायर एक साइड में करो, तो वो बच्चा उन शेप्स को इजिली अलग अलग कर देगा, ठीक है। बच्चा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में चीज़ों को क्रम से लगाने लग जाता है, और बच्चा संरक्षण, वर्गीकरण, श्रेणीक्रम रूप से चीज़ों को जचाने लग जाता है। आगमनात्मक,
निगमनात्मक तो हम नहीं कह सकते, लेकिन बच्चा, हाँ, बच्चे का इतना विकास हो जाता है कि बच्चा उदाहरण से नियम की ओर करने लग जाता है। ये जो अवस्था होती है, इस अवस्था में बच्चा केंद्रीकरण को छोड़ देता है, अर्थात बच्चे में विकेंद्रीकरण प्रारंभ हो जाता है। विकेंद्रीकरण मैं आपको फिर से एक बार समझाना चाहूंगी। जैसे केंद्रीकरण में बच्चे का ध्यान सिर्फ एक ही चीज पे केंद्र होता है, उसको लगता है कि 2+3 5 होते हैं, लेकिन 3+2 5 नहीं। लेकिन यहाँ बच्चा 2+3 को अगर 5 कह रहा है तो 3+2 को भी 5 कहेगा। यहाँ बच्चे को पता है कि अगर घर से स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर की है तो स्कूल से घर की दूरी भी 2 किलोमीटर की होगी। यानी कि बच्चा एक पक्ष के सभी एस्पेक्ट्स को देखने लग गया है। उसने अपनी समझ विकसित कर ली है कि कोई भी कार्य है वो अकेला नहीं है, उसके सभी, उसमें चारों ओर जो हो रही हैं चीज़ें उन सब का समावेश होता है। आखिर ये चीज़ें क्यों हो रही है वो उनका कारण जानने के लिए इच्छुक हो जाता है। तो मैं कह सकती हूँ उसमें तर्क शक्ति का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, किसका ज्ञान हो जाता है? तर्क शक्ति का ज्ञान हो जाता है। विकेंद्रिता की योग्यता के कारण बच्चा किसी भी एक योग्यता को ना, उसमें बच्चा सिर्फ एक ही पक्ष को देखता था, लेकिन इसमें बच्चा एक पक्ष को ना देखकर बच्चा उसके सभी पक्षों को समझने लग जाता है। इस अवस्था में बालक भार, द्रव्य, आयतन और संख्या से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं उन सबको करने लग जाता है। बच्चा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में चीजों को समझाने लग जाता है। बच्चे में पलटावी गुणों का समावेश हो जाता है। यहाँ बच्चा एकदम जिद्दी प्रवृत्ति का होता है, उसको लगता है कि बस वही सही है जो वो करे। लेकिन यहाँ पर अपलटावी गुण, यानी कि यहाँ पर पलटावी गुण आ जाता है। कौन सा गुण आ जाता है? जब यहाँ अपलटावी गुण है तो यहाँ पलटावी गुण आ जाएगा। यहाँ केंद्रीकरण है तो यहाँ विकेंद्रीकरण आ जाएगा। यहाँ निर्जीव सजीव यहाँ से उसमें उसको यहाँ चीज़ों का पता लगने लग जाएगा कि कौन सी चीज़ क्या है। यहाँ तर्क, ये तर्कहीन अवस्था थी। कौन सी थी? तर्कहीन अवस्था थी। लेकिन यहाँ उसको तर्क शक्ति का ज्ञान उच्चतम स्तर पर तो नहीं होता है, लेकिन उसको तर्क शक्ति का ज्ञान होने लग जाता है। यहाँ से बच्चा धीरे धीरे अपनी मानसिक क्रियाओं को बढ़ाने लग जाता है और उसको सही गलत की परख होने लग जाती है थोड़ी। ठीक है, उसके बाद जो हमारी लास्ट जो बचेगी वो बड़ी अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। लेकिन मुझे लगता है कि पूर्व सक्रियात्मक अवस्था और मूर्त सक्रियात्मक में पूर्व सक्रियात्मक जो अवस्था होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। एक आप ये क्वेश्चन जरूर, प्याजे के अनुसार पूर्व सक्रियात्मक चिंतन के दो महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं। कौन कौन से? संकेत और चिन्ह। ठीक है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था को भी दो हिस्सों में बांटा, 2 से 4 और 4 से 7। ठीक है, 2 से 4 संकेत एवं चिन्ह पर थी, लेकिन जो 4 से 7 है उसमें हम प्लस माइनस विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण, संरक्षण, जो भी हमने चीजें सीखी हैं वो सारी हमारी 4 से 7 के अंडर आएंगी। ओके, मूर्त सक्रियात्मक, जब ये सारे गुण हट गए, इन सब के विपरीत जो गुण आ गए बच्चे में, वो हमारा मूर्त सक्रियात्मक हो गया। ठीक है, यहाँ तर्कहीन था, यहाँ ज्ञान हो गया। यहाँ क्वांटिटी का नहीं पता था उसको, लेकिन यहाँ उसको क्वांटिटी का पता हो गया। यहाँ चीज़ों को सिर्फ वो एक ही क्रम में देख पाता था, चाहे आप 7 गोलियां रख दो, चाहे आप 8 गोलियां रख दो, उसको नहीं पता होता संख्याओं का। लेकिन यहाँ अगर आप बच्चों को कह दोगे कि पहले 8 गोली रखो, फिर 7 रखो, फिर 6 रखो, तो बच्चा उनको डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में जचाने लग जाएगा। यहाँ बच्चा छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करना प्रारंभ कर देता है। यानी कि अगर हम हमारी पेडागोजी की बात करें तो बच्चा उदाहरण से नियम की ओर जाने लग जाता है। ठीक है, नियम तो नहीं बना सकता, लेकिन वो उदाहरण से नियम की ओर जाने लग जाता है। विकेंद्रीकरण प्रणाली, यानी कि बच्चे की यहाँ जो सोच होती है, जैसे जैसे पियाजे के अनुसार, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जैसे जैसे बच्चा समाज में प्रवेश में आता है, लोगों से अंतःक्रिया करने लगता है और अपने अनुभवों से वो जो अपने मानसिक संरचना का विकास होता है वो करता है, और तब वह इंसान बुद्धिमान बन जाता है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त मतलब किसी चीज को बिना देखे, फिर हम उसके लिए जो हमारी जो समझ पैदा हो रही है, यानी कि अमूर्त चिंतन हम कह सकते हैं सबसे उच्चतम स्तर का चिंतन होता है। ठीक है, और इसमें इंसान की वस्तुनिष्ठता बढ़ जाती है। लॉजिक, कंसेप्ट, मतलब इंसान को, मतलब हम कह सकते हैं कि बच्चा चीज़ों को समझने लग जाता है और बच्चा खुद के समस्या समाधान करने लग जाता है। ठीक है, इसमें हम बात करें तो निगमनात्मक चिंतन की ओर बच्चा प्रसारित कर लेता है, यानी कि हम कह सकते हैं अपसारी चिंतन। कौन सा चिंतन? अपसारी चिंतन। ठीक है, अपसारी चिंतन होता है और यहाँ बच्चा नियम से उदाहरण की ओर जाता है, समस्या समाधान करने लग जाता है और वस्तुनिष्ठ वास्तविकता बढ़ जाती है। यानी कि बच्चे को सही और गलत में क्या अंतर होता है उसमें बच्चा विभेद करने लग जाता है। बच्चे को समझ में आने लग जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, और उसको लगता है कि वास्तविक एवं अवास्तविक चीज़ों के बीच में वह अंतर करने लग जाता है। तो उसकी जो सोच होती है वो
ज़रूरी नहीं है कि उसके कुछ सामने हो तभी वो सोचे। मूर्ख तो मतलब होता है कि जब बच्चा चीज़ को देखेगा तभी उस चीज़ को याद करेगा और तभी उस चीज़ के बारे में समझ पाएगा। लेकिन अमूर्ख में बच्चा अगर बैठा है तो वो बैठा-बैठा सोचने लग जाता है कि अमेरिका में लोग कैसे रहते होंगे, अमेरिका में युद्ध हुआ होगा तो उस टाइम क्या-क्या हुआ होगा, क्या-क्या ल मान लो क्लास में बच्चों को अगर टीचर ने चैप्टर पढ़ाया तो बच्चा जाके उस चैप्टर पे बैठा-बैठा आराम से सोचने लग जाता है कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसे युद्ध हुआ होगा, ऐसे गोले पड़े होंगे, ऐसे सब कुछ भस्म, ऐसे फिर से सृष्टि का निर्माण हुआ होगा। मतलब बच्चे का जो काल्पनिक जो दायरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो समस्या समाधान करने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बच्चे को समझ में आने लग जाता है कि वास्तविक में चीज़ें क्या हैं और काल्पनिक परिस्थितियों की बच्चों में अंदर उसके अंदर योग्यताएँ आ जाती हैं। ठीक है? बच्चे परिकल्पना करने लग जाते हैं, व्याख्या करने लग जाता है, किसी चीज़ का निष्कर्ष निकालने लग जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बच्चा किसी चीज़ के ऊपर एक अच्छी सोच बना सकता है, एक अच्छी समझ अपनी विकसित अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था तक बच्चा अपनी अच्छी, क्योंकि ये जो टाइम होता है 7 से 11, 11 से 18, ये टाइम तो बच्चे का बहुत कठिन काल होता है। स्टैनली की भाषा में कहें तो तनाव एवं संघर्ष का काल होता है। इस टाइम बच्चे में बहुत दुविधाएँ आती हैं, कहीं उसको सब्जेक्ट की आती हैं, कहीं उसको प्यार व्यार की होती हैं। मतलब ये जो टाइम होता है ये सबसे कठिन काल होता है बच्चे का। ठीक है? तो इस कठिन काल में बच्चों का मैच्योर होना यानी कि परिपक्व होना बहुत ज़रूरी है और जब बच्चा परिपक्व तो अपनी समस्याओं का समाधान करने लग जाता है, वास्तविक अवास्तविक चीज़ों के बीच में अंतर करने लग जाता है और उसको सही गलत की परख हो जाती है। और अब इस उम्र में ये जो अवस्था है, इस अवस्था में ज़रूरी नहीं होता बच्चे के लिए कि अगर बच्चा कुछ देखेगा तो ही उस पे चिंतन करेगा। बच्चा बैठा-बैठा भी उसके बारे में चिंतन कर सकता है। ठीक है? कुछ चीज़ें जो हमारे पियाजे ने बोली थी, पियाजे ने बोला था कि बच्चे बच्चे भी उतना ही सोचता है जितना एक एडल्ट सोचता है। लेकिन ये क्वेश्चन अपने सीटेट में आया हुआ है तो एक बार आप इसको देखिए कि उनकी मात्रा समान होती है, लेकिन उनका जो सोचने का जो गुणवत्ता है यानी कि अपन कहते हैं क्वालिटी, क्वांटिटी सेम है लेकिन क्वालिटी में फ़र्क है। क्या है? क्वालिटी में फ़र्क है, क्वांटिटी सेम है। बच्चा भी उतना ही सोचता है जितना एक एडल्ट सोचता है, लेकिन बच्चे और उनकी सोच में जो फ़र्क होता है वो पियाजे ने बताया था। ठीक है? विकास एक असतत प्रक्रिया है। ये हम कैसे कहेंगे? वाइगोत्स्की ने बोला था कि विकास सतत प्रक्रिया यानी कि कंटिन्यूअसली चलती रहती है, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, विकास एक असतत प्रक्रिया है। असतत मतलब है कि उन्होंने स्टेज में बाँट दिया कि इस स्टेज तक इतना विकास होता है, इस स्टेज तक इतना विकास होता है। ठीक है? पियाजे काफ़ी अच्छे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे मनोवैज्ञानिक हैं और काफ़ी अच्छा उन्होंने बताया और उन्होंने जो प्रयोग किए वो अपने ही बच्चों पे किए। ठीक है? और अपने बच्चों के आधार पर ही उन्होंने इस बात का पता लगाया था कि बच्चे की जो उम्र होती है, जो बच्चा बढ़ेगा, जो बच्चा बुद्धिमान बनेगा, जो बच्चा परिपक्व होता होगा, उसके अनुभव होंगे, उनसे ही उसकी समझ विकसित होती है और बच्चा, इसीलिए उन्होंने बच्चों को एक लिटिल साइंटिस्ट बोला, रचनावाद बोला। ठीक है? इसके बाद हम बात करेंगे इसकी इसकी जो शब्दावली है, हम एक बार उनको एक सरसरी नज़र से देखेंगे ताकि फिर हमें समझ में आ जाए कि क्या-क्या किस शब्द का मतलब क्या है। ओके? पहली है हमारी मानसिक संक्रिया। बालक द्वारा किसी समस्या के समाधान के लिए चिंतन करना मानसिक प्रक्रिया कहलाता है। अर्थात संज्ञानात्मक संरचना की सक्रियता ही मानसिक सक्रिया, किसी समस्या के समाधान के लिए चिंतन करना। ठीक है? कि हम अपने ऊपर लेके देखते हैं कि जब कभी भी हमारे कोई थोड़ी सी भी टेंशन होती है तो हमारे दिमाग में उन चीज़ों को कितना सोचते हैं ना। वही बात यहाँ पे है कि जब किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हम जो चिंतन करते हैं उस टाइम जो हमारे दिमाग में जो उथल पुथल जो चलती है, मानसिक संक्रियाएं जो होती हैं उनको हम संज्ञानात्मक कहेंगे। ठीक है? स्कीम्स, व्यवहारों का संगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहरा, या स्कीम्स और स्कीमा में अंतर है। ठीक है? स्कीम्स वो होती हैं जिनको हम डेली में दोहरा सकते हैं। जैसे एक बच्चा है, वो आया, उसने आते ही बैग रखा और जब वो नेक्स्ट डे जा रहा है तो वापस उसने बैग उठाया, ड्रेस पहनी, जैसे वो रोज आता है उसी टाइप से वो स्कूल जाते जा रहा है। ठीक है? ये होती है स्कीम्स, यानी कि एक पैटर्न, एक संगठित पैटर्न है जिससे बच्चा आसानी से बार बार उसको दोहरा रहा है। दूसरी बात स्कीमा, स्कीमा मैंने आपको बताया था कि लंबे समय से याददाश्त के हमारे मानसिक में जो पैकेट्स होते हैं यानी कि हमारे जो संगठित होते हैं उनको हम क्या कहेंगे? स्कीमा। ठीक है?
वह मानसिक संरचनाएं जो सामाजिक संज्ञान को निर्देशित करती है, यानी कि जो हमारे दिमाग में ऑलरेडी हैं, जिनको हमने याद कर रखा है। ठीक है, आत्मसात्करण, आत्मीकरण, समावेशन और समावेशीकरण, ये सभी इसके हैं। ठीक है, लेकिन इसको हमने पीछे पढ़ लिया था। आत्मसात्करण क्या होता है कि जब हमारा पूर्व ज्ञान होता है और उसको हम नवीन ज्ञान से जोड़ लेते हैं, तो वही हमारा आत्मसात्करण होता है, यानी कि हमें उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ रहा। ठीक है, जैसे मुझे पहले साइकिल चलानी आती थी और अब मैंने साइकिल जिस चलाई थी उसी तरह से अगर मैंने बाइक को स्टार्ट किया तो मुझसे बाइक चलने लगी, यानी कि मुझे उसमें कोई भी चीज़ परिवर्तन नहीं करनी पड़ी। समायोजन, समायोजन को हमने बताया था कि जैसे ही एक बच्चा था, उसने एरोप्लेन को देखा, उसकी मम्मा ने उसको कहा कि ये एक मतलब एरोप्लेन है, तो अगले दिन जैसे उसने देखा कि कोई पक्षी आसमान में उड़ रहा है, तो उसने कहा एरोप्लेन एरोप्लेन। उस टाइम जो उसका मानसिक जो संतुलन था, उसकी मतलब नहीं ये एरोप्लेन नहीं है, ये तो कोई पिजन है, उसको बताया। उस टाइम जो बच्चे का संतुलन था वो थोड़ा सा खराब हुआ, उसके समझ में नहीं कि ऐसा क्यों, मुझे तो यही बताया गया था कि उसने अपनी समझ विकसित, उसको बताया नहीं गया था, उसने अपनी समझ विकसित कर ली थी कि आसमान में उड़ने वाली हर चीज़ क्या है, एरोप्लेन। उसको लगा वो भी एरोप्लेन है, नई परिस्थिति आई। ठीक है, फिर उसको उसने समझा और उसके बाद में जो उसने वो उसका था समायोजन, यानी कि जो पुराना ज्ञान था उसमें उसने नई चीज़ों को ऐड कर दिया। ठीक है, उसको हम कहेंगे समायोजन। साम्य धारण क्या होता है? साम्य धारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक आत्मसात्करण तथा समायोजन की प्रक्रिया के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है। क्वेश्चन भी आ सकता है, साम्य धारण यानी कि आत्मसात्करण और समायोजन के बीच की जो स्थिति होती है उसको हम क्या कहेंगे? साम्य धारण। क्या कहेंगे? साम्य। अनुकूलन, बालकों में वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने की जो जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जिसे हम अनुकूलन कहते हैं। ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार आप यही देख लीजिए कि अगर हम मान लो ऊँट है, अगर हम उसको कहें कि तुम कश्मीर में जाके रहो या तुम कुल्लू मनाली में जाके रहो, तो क्या ऊँट से रहा जाएगा? कभी भी नहीं रहा जाएगा, ऊँट से कभी भी नहीं रहा जाएगा, क्योंकि ऊँट जिस वातावरण में रहता आया है और जो बर्फीले जो जानवर हैं वो अगर यहाँ आ जाएंगे तो वो यहाँ नहीं रह पाएंगे, और जो यहाँ के जो जानवर हैं वो वहाँ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने वातावरण के साथ समायोजन स्थापित कर रखा है। ऊँट को पता है राजस्थान में पानी नहीं है, तो वो प्यासा ही, उसने अपने शरीर में इतनी क्षमता कर रखी है वो बिना पिए भी रह सकता है। ठीक है, लेकिन अगर वो ऊँट बर्फीले क्षेत्रों में चला जाएगा तो शायद वो जिंदा ज़्यादा दिन नहीं रह पाएगा। तो बालकों में, बालक हो चाहे पशु हो चाहे कोई भी हो, अगर हम कश्मीर के लोगों को यहाँ ला के रखेंगे तो यहाँ उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी और हम वहाँ जाएंगे तो हमें बहुत ठंड लगेगी, क्योंकि हमने हमारे वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित कर रखा है। केंद्रीकरण हमने पढ़ा था, केंद्रीकरण कौन सी अवस्था में था बताओ? केंद्रीकरण था हमारी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में, यानी कि बच्चा सिर्फ एक ही पक्ष को देखता है, उसके चारों होने वाले एक्सेप्ट्स को नहीं देखता, उसके सही गलत की चीज़ों को नहीं देखता। अहम भाव, स्वयं के दृष्टिकोण से देखना चीज़ों को, ये मैंने बताया आत्म केंद्रिता का भाव होता है, ईगो सेंट्रिज्म होता है। बच्चों को लगता है कि जो कुछ है वो सिर्फ मेरे है, ये सूरज ये चांद ये सब कुछ सिर्फ मेरे लिए है। ठीक है, आत्म केंद्रिता, किसी भी विषय वस्तु को स्वयं के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करना, दूसरों के दृष्टिकोण से नहीं देखना। ठीक है, जीववाद, निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव मानकर उनके साथ व्यवहार करना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर बच्चे के चोट लग जाती है और हम उस चीज़ को मार देते तो बच्चा खुश हो जाता है, बच्चे को लगता है कि जितना दर्द मेरा हुआ है उतना ही दर्द इसके हुआ है, तो ये उसको बोलते हैं जीववाद की भावना। ठीक है, अब हम कल करेंगे प्याजे के 10-15 क्वेश्चंस के थ्रू हम इसको दोबारा समझेंगे, तो शायद फिर क्लियर हो जाएगा। ओके।